Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your SST teacher. Today in this video I will explain you the chapter Changing the World of Arts which is for class 8. So students इस चैप्टर में हम आर्ट्स के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और उसका प्रभाव किस तरह से हमारे इंडिया में पड़ा। ठीक है, तो आर्ट्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें कई फील्ड्स आ जाती है जैसे आर्किटेक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर। आर्ट्स जिसे हम कला कहते हैं और कला यानी कोई हुनर। तो जो आर्ट्स है यानी कला है वो हमारे अंदर कई फॉर्म्स में, कई क्रिएटिविटी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे बहुत से लोग स्कल्पटिंग अच्छी करते हैं, स्कल्पचर्स हैं, मूर्ति अच्छी बनाते हैं, या क्ले मॉडलिंग अच्छी करते हैं, या कोई चीज का से ढांचा तैयार अच्छा करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, कुछ लोगों की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, मन के जो भाव होते हैं उसको एक चित्र के रूप में दर्शाना ही पेंटिंग है। ठीक, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, लिटरेचर जैसे पोएम्स या कोई कहानी लिखना, ये सब फील्ड्स ऑफ आर्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आर्ट्स की फील्ड्स और उससे हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग was led by on our country by the Mughal emperors। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेंटिंग्स का प्रभाव हमारे भारत में बहुत पहले से ही था। पेंटिंग्स में जैसे कि जो राजा महाराजा थे वो चित्र बनवाते थे अपने या पोर्ट्रेट्स बनवाते थे, तो इससे इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स और का प्रभाव हुआ, जिसमें पोर्ट्रेट्स है या राजा महाराजा अपने दरबार का चित्र या होली खेलते हुए का या अपनी एक इमेज फोटोज को बनवा करके दीवार पर सजवाते थे। तो ये कई तरह की इससे आर्ट फॉर्म स्टार्ट हुई, जैसे कि आप कह सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, फाग पेंटिंग्स हैं और मधुबनी है ना, जो कहा जाता है कि सीता जी से इमर्ज हुई थी। ठीक है, और पोर्ट्रेट्स है। ठीक, तो ये सब पेंटिंग्स जो थी वो इंडियन स्टाइल पेंटिंग थी। और जैसे ही और इस इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कैमल के हेयर्स ब्रशेस के फॉर्म में, और ऑर्गेनिक कलर्स जैसे कि टर्मरिक है, वर्मिलियन है, इनका यूज किया जाता था। फिर वेस्टर्न कल्चर में जो ब्रिटिशर्स आए उनका प्रभाव पड़ा, तो वे अपने साथ अपने वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल पेंटिंग्स हमारे इंडिया में लाए, जिससे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ठीक है, मोज़ैक पेंटिंग है, ठीक, और लाइफ स्टाइल है। तो ये सब जो पेंटिंग्स थी हमारे इंडिया में इमर्ज हुई, और वेस्टर्न जो हमारे इंडियन पेंटर्स थे उनको वेस्टर्न कल्चर भी अडॉप्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन के कारण अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इससे हमारे इंडिया में पेंटिंग स्कूल्स भी खुले, जैसे कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, ठीक, राजस्थान, और अलग अलग स्कूल्स स्टार्ट किए गए, क्लासेस स्टार्ट हुई, कॉलेजेस स्टार्ट हुई, जहां पर बच्चों को दोनों ही फॉर्म्स ऑफ आर्ट और पेंटिंग सिखाई जाती थी। अब आ जाते हैं हम फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी को स्टार्ट किया था हमारे इंडिया में महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, जो कि पोर्ट्रेट्स एज अ फॉर्म ऑफ इमेज, क्योंकि जो पेंटिंग्स के फॉर्म में पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे वो उसमें रंगों का मिश्रण होता था और वो एक जैसे नहीं लगते थे, थोड़ा सा उसमें थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता था। हो सकता है कि वो बिल्कुल एक पेंटिंग फॉर्म में रखते हो, बट हूबहू चित्र को या व्यक्ति को हूबहू उतारना पेंटिंग्स से अलग विदाउट यूजिंग ऑफ कलर्स, क्योंकि हर कोई, जैसे हमारे इंडियन स्टाइल में राजा रवि वर्मा बहुत अच्छे पेंटर थे, तो उसके बाद जो पेंटर्स की जो स्किल्स थी वो खोने लगी और जो अच्छे पोर्ट्रेट्स थे वो कहीं खो गए। तो राजा महाराजा सवाई राम सिंह जो सेकंड थे, उन्होंने
फोटोग्राफी की टेक्निक इंडिया में लाई, जिसमें जो पिक्चर्स यानी कि जो भी पर्सन्स की इमेज होती थी वो हूबहू वैसे ही होती थी, जिसे फोटो को कह सकते हैं उकेरना। तो फोटो जो थी वो उस समय जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के यूज के अकॉर्डिंग फोटोग्राफी कलर्ड अब फेमस हो चुकी। तो फोटोग्राफी में हम किसी इमेजेस को, किसी सीनिक ब्यूटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आज बहुत ही पॉपुलर यूज की जाने वाली स्किल है, आर्ट है, जिसमें जैसे कि हम कई बार हमारे जो कई कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज कराते हैं, कॉम्पिटिशंस रखते हैं, जिसमें फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होता है। तो फोटोग्राफर्स वर्ल्ड में घूम करके सबसे बेस्ट सीन्स को कैप्चर करते हैं अपने कैमरास में, ठीक है। तो उसके बाद लाला दीनदयाल 1844-1910 में एक वर्ल्ड के एरा, उस एरा के मोस्ट फोटोग्राफर, फेमस फोटोग्राफर थे, और वो ब्रिटिशर्स और इंडियन पैटर्न्स के लिए वर्क करते थे, ठीक है। तो फोटोग्राफर्स जो थे वो अडॉप्ट किए जाते थे या उनको रखा जाता था काम के लिए, ताकि जो शाही लोग हैं या ब्रिटिशर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, वे अपनी मीटिंग्स की या इवेंट्स की एक पिक्चर कैप्चर करके फोटोग्राफ के फॉर्म में दिखा सके, ठीक है। तो अपने यादगार लम्हों, पलों को बच्चे जो ये लोग होते थे, ये फोटोग्राफर से कैप्चर करवा लेते थे, क्योंकि फोटोग्राफर जो होते थे वो उस समय को बहुत ही कम ड्यूरेशन में ही कैप्चर कर लेते थे और उसकी एक यादगार तस्वीर प्रेजेंट कर थी, जिसको खींचने में समय नहीं लगता था, पर जो पेंटिंग थी उसको बनने में समय लगता था, क्योंकि पेंटिंग बनने में पर्सन का वैसे ही स्थिर अवस्था में होना अति आवश्यक होता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे डांस की। तो हमारे इंडिया में हम जानते हैं कि वेरियस डांस हैं, क्योंकि जैसे 28 स्टेट्स है तो उनका अलग अलग कल्चर्स है, तो 28 स्टेट्स के अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग डांसेस और फोक फॉर्म्स, ठीक है। तो डांसेस जो हैं वे हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं, एक एंटरटेनमेंट का साधन भी, ठीक है। तो डांस पब्लिक एरियाज में फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जिसमें म्यूजिक भी क्रूशियल रोल प्ले करता था, ठीक है। तो मोस्ट फेमस डांसर्स जो थे वो थंजावुर के मराठा किंग सेरोजी के कोर्ट के थे, जिसमें चिन्नैया, पोन्नैया, शिवानंदन और बदिवेलु, ये 4 ब्रदर्स जो थे वो थंजावुर क्वार्टर कहलाते थे, ठीक है। और इसके बाद दासी उत्तम या देवदासी प्रथा स्टार्ट हुई, जिसमें जो लोअर कास्ट की या शेड्यूल कास्ट की जो लड़कियां होती थी उनको देवदासी बना करके वे मंदिर के कल्चर्स में लगा देते थे और मंदिर के प्रोग्राम्स में नृत्य करने के लिए यूज करा करते थे, ठीक है। तो कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये ऐसे कल्चर्स है, डांसेस हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते थे, और साथ ही साथ राजा महाराजा और शाही पर्सन अपने मनोरंजन के लिए भी दरबार में क्या करते थे, या ऑकेशंस में, जैसे कि राजा का पुत्र हुआ है या कोई शाही समारोह है या कोई देवोत्सव है, तो उसमें भी जो राजा महाराजा होते थे वो डांस करा करते थे। राजा महाराजा अपने दरबार में ये नर्तकी या नर्तका या डांसर्स जो होते थे वो लगाते थे, जिससे कि लोगों का मनोरंजन होता सभा के दौरान, ठीक है। तो टैगोर डांस जो था वो रविंद्र नृत्य, वो एक क्लासिकल डांस था और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया जाता है, जो एक कई डांसेस का सम्मिश्रण, ठीक है। उदय शंकर जो इंडियन डांसेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिन्होंने रिवाइव किया। अब हमारे इंडिया में कई डांस फॉर्म्स है, जैसे भांगड़ा, ठीक है, कथक, तो हर डांस का अलग अलग एक महत्व है और उस डांस से जुड़ी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें मतलब हम अगर ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगी। अब हम आते हैं म्यूजिक।
म्यूजिक की बात करें तो कार्नेटिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल कई तरह के म्यूजिक्स होते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक्स की अगर हम बात करें तो कई तरह के होते हैं, कार्नेटिक, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, वोकल। तो ये सब म्यूजिक जो है वे, अब हम लोग कहते हैं कि म्यूजिक क्या है, लीजर है। एक लीजर मीन्स फन है, खाली समय को यूज करने का एक ऐसा माध्यम है जो हम एंटरटेनमेंट के सोर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और म्यूजिक से हमारा जो मतलब एक परेशान मन भी होता है वो भी सेटल हो जाता है। तो म्यूजिक में इतनी पावर भी होती कि जो फायर मतलब बुझे हुए दीपों को जला सकता था और बारिश भी करवा सकता था। तो म्यूजिक में राग, ताल और कई फॉर्म्स होते थे, जैसे भोजपुरी, ठीक है, या बुंदेलखंडी, ठीक, और ऐसे कई राग जैसे राग भैरवी, ठीक, और राग सरगम। तो ये सब हमारे म्यूजिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की, ठीक है। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो लिटरेचर का भी वेरिएड फॉर्म्स है और हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के अलावा अन्य भी कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, तमिल, ठीक। तो ये लैंग्वेजेस जो थी इनमें लिखे गए जो लेख थे वो भारतीय जनता को अट्रैक्ट करते थे और उन्हें लिखने की नई नई शैली बताते थे, ठीक। तो जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्ता की लिखी हुई मेघनवाद काव्य और कालिदास की लिखी हुई मेघदूत कविता, जो कविताएं हैं वो लोगों को ये बताती है कि किस तरह से जो पर्सन्स थे वो अपनी लिटरेचर यानी अपनी लेखनी को पावर बना करके वो अपने भाव को लोगों के सामने या व्यक्तियों के सामने प्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे इंडियन राइटर्स ने पेन को यानी कलम को अपने भावों और अपनी क्रांति की अपनी पावर मानते हुए उससे एक न्यू क्रिएशन, एक न्यू वर्ल्ड का निर्माण किया था। जैसे कि दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाम का एक क्या लिखा था, ड्रामा लिखा था, जिससे कि इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स के मतलब अत्याचार थे उसको रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही कई लेखकों ने क्रांति की अलग जगाई, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी का में जिसका वर्णन किया हुआ है, बुंदेली हरबोलों की हमने सुनी कहानी थी, ठीक है। ऐसे ही कई इंडियन पोएट्स और आपके इंडियन राइटर्स ने पोयम से या अपने स्टोरीज से, अपने मैसेजेस से जो मैसेज दिया है, जिससे कि जो रीडर्स हैं या व्यूअर्स हैं उन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही गीतांजलि जिसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उनको लिटरेचर के लिए क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की, यानी छापने वाली मशीन, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये छापने की या आपकी जैसे कोई कॉपी है उसको प्रिंट करने की एक मशीन है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का मतलब इन्वेंशन जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। क्यों किया था? बाइबल नाम की एक धार्मिक पुस्तक को प्रिंट करने के लिए। जो धार्मिक पुस्तक है अंग्रेजों की, ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है बाइबल, और इसे जन जन तक पहुंचाना, यानी जो ईसा मसीह हैं उनके पावन वचनों को जन जन तक पहुंचाने का साधन जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किया। और बाइबल फर्स्ट बुक थी जो पब्लिश की गई थी, प्रिंट की गई थी इसके द्वारा। फिर ऐसे ही
प्रिंटिंग प्रेस का यूज प्रिंटिंग के लिए, न्यूज़पेपर्स को छापने के लिए भी किया गया, जिससे कि ब्रिटिशर्स के रीन के दौरान जो क्रांति है, जो इंडियन मूवमेंट है, उसको स्प्रेड अप किया गया। जैसे कि संवाद कॉमेडी जो बंगाली भाषा में पब्लिश हुई थी 1821 में, और फरदूनजी मर्जबान बॉम्बे समाचार जो पब्लिश हुई थी 1822 में, अमृता बाजार पत्रिका हेमेंद्र कुमार के द्वारा फाउंडेड की गई थी, ढूंढी गई थी, और कई अन्य वर्क्स थे। तो रामचंद्र रॉय एक पहले बंगाली who was the first Bengali engraver started the Anand Mangal printed press in कलकत्ता में 1816। तो ये एक पहली बंगाली बुक थी जिसमें उन्होंने अपने इनग्रेव्ड इलस्ट्रेशंस को समझाया और जो रीडर्स थे उनके समक्ष रखा। ठीक है, फिर आनंद प्रसाद बागची और उनके एसोसिएट्स ने कलकत्ता आर्ट स्टूडियो में जो रिलीजियस या माइथोलॉजिकल प्रिंट्स थे वो भी प्रिंट करवाए। जो केरल के राजा रवि वर्मा थे, जो कि मतलब मॉडल्स का, यानी कि जो इंसान होते हैं उनको मॉडल्स के रूप में रिप्रेजेंट करके वो देवी देवताओं के चित्र को उकेर दिया करते थे। तो राजा रवि वर्मा के सहयोग से उन्होंने कई माइथोलॉजिकल पिक्चर्स या बुक्स को बनाया जो धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई थी, और उसमें पेंटिंग्स उनकी प्रिंट करवाई। तो ये सब प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही संभव हो सका। ठीक है, अब हम आते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वो टेक्निक है, वो स्टाइल है जिसके द्वारा कोई पर्सन जो है वो किसी कला की नींव रखता है। जैसे मूर्ति हो सकती है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं या मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स या इंस्क्रिप्शंस या स्कल्पचर्स हमें उस आर्टिस्टिक फॉर्म, उस काल के बारे में बताते हैं, उस टाइम के बारे में बताते हैं जिस समय वो पॉपुलर हुए थे। जैसे राजराजेश्वर टेम्पल जो कि चोला डायनेस्टी का टेम्पल है और ये तंजावुर में था, और ये टेम्पल आर्टिस्टिक स्टाइल शो करता है कि इंडियन स्टाइल ऑफ जो स्कल्पचर्स थे वो किस तरह, उसमें ट्रू आर्ट का यूज होता था। फिर ऐसे इस्लामिक कल्चर्स या अफगानी कल्चर जिसमें जो डोम शेप का यूज किया गया, ठीक है, और जो कुछ गोल गुंबज है या ताजमहल है, तो ये इंडियन और अफगानी जो वेस्टर्न मतलब एक उर्दू इस्लामिक कल्चर का मिला जुला पैटर्न, जिसमें मीनारेट्स और गुंबद और नक्काशियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसा प्रभाव हमारे भारत में वेरियस रूलर्स या विदेशी रूलर्स का पड़ा, तो उससे उन्होंने एक नई नींव स्टार्ट की। ठीक है, तो जैसे अगर हम इंडियन टेम्पल्स की बात करें, जो एशियन टेम्पल्स की बात करें, तो उसमें गर्भगृह होता था, हॉल होता था, ठीक है, पिलर्स होते थे और मंडप होता था। तो इससे ये पता चलता कि जो इंडियन स्टाइल था, इंडियन यूनिक कल्चर था, जिसमें आर्किटेक्चर को एक आर्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मतलब आर्किटेक्चर में एक आर्टिस्टिक फॉर्म दिखाया जाता था। जैसे अगर हम साउथ टेम्पल्स देखें तो वहां पर शिखर या मंडप का निर्माण इसलिए होता था ताकि हम उसमें कई अन्य कलाकृतियां दिखा सकें। जैसे कि हमारे शिखर में कई अन्य देव देवताओं या डेटीज की जो आइडल्स, स्मॉल आइडल्स रिप्रेजेंटेड होती हैं हर पिलर्स में, या कह सकते हैं कि फ्लोर्स में। ठीक है, तो और डोम एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, कार्व स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नक्काशी या प्लेन ही रखा जाता है, ऊपर मिनारेट्स डाले जाते हैं। ठीक, अब ऐसे ही जो महल बनवाए गए या महल या हवेलियां बनाई गई, तो उनको बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि उसमें हवा और रोशनी आसानी से, यानी वेंटिलेशन का अच्छे से ध्यान रखा जाए। ठीक है, और फोर्ट्स भी इसी तरह बनाए गए। फोर्ट्स जो थे वो सीमाओं से, मतलब
फोर्ट जो किले बनते थे वो एक राज सीमा या एक चार दीवारी से घिरे थे, जिसमें प्रोटेक्शन भी इजीली प्रोवाइडेड हो पाए वहां रहने वालों को। तो ऐसे ही कई अन्य फोर्ट्स हमारे उदाहरण है। ठीक है, तो हम अगर इंडियन आर्ट स्टाइल या आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास वेरिड फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसमें ब्रिटिशर्स, मुगल और इंडियन का आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, तो हर आर्किटेक्चर का अलग अलग फीचर्स और अलग अलग क्रिएटिविटी या टेक्निक्स यूज की गई है। ठीक है, जैसे गुंबद और पिलर्स और फिर आपका आर्क, तो ये सब हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं। पता चलता है कि जैसे जैसे रूलर्स जहां से वो बिलोंग करते थे वो अपनी आर्ट्स या कल्चर्स को हमारे इंडिया में लेकर आए। ठीक है, तो सो दिस वाज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड्स ऑफ आर्ट्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस chapter. If you have any if you are not able to gain or getting understand to this topic, you can ask me via Google Meet. Thanks for watching this video. Have a nice day.